दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. America entered World War II as just one of the great military powers, but it ended World War II as the dominant force in the world. America spent $778 billion on defense. That's around 39% of global military spending. No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. और अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि यूएसए आज पूरी दुनिया से इतना ज्यादा आगे है कि आज जहां जर्मनी की जीडीपी 4.59 ट्रिलियन डॉलर्स है, जापान की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर्स है और चाइना की जीडीपी 18.53 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इन सबसे इतना ज्यादा आगे है कि आज यूएस की जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स है। और इसी तरह आज अगर आप इनकी मिलिट्री बजट को देखें तो जहां चाइना की डिफेंस बजट 231 बिलियन डॉलर्स है, रशिया की डिफेंस बजट 140 बिलियन डॉलर्स है और जापान का 55.9 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया का 75 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन यूएस का डिफेंस बजट आज 849.8 बिलियन डॉलर्स टच कर चुका है। यानी यूएस का जो डिफेंस बजट है वो चाइना, जापान, इंडिया और रशिया के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। और आज अमेरिकन आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि यूएस आर्मी अकेले ही 67 कंट्रीज को प्रोटेक्शन देती है। To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military. So it's no surprise that America, with all that money to spend, has the most expensive war machines on the planet. We have purchased the finest planes, missiles, rockets, ships, and every other form of military equipment. और चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे रशिया यूक्रेन से लड़ ले, इजराइल पैलेस्टीन से या चाइना ताइवान से, कोई भी देश कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ हमला बोलने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि 2.5 साल के युद्ध के बाद भी पुतिन ने भी कभी अमेरिका पर अटैक करने का कोई जिक्र नहीं किया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1914 तक ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स थे, लेकिन 1945 आते आते यानी सिर्फ 30 साल में अमेरिका ने इन सबको पीछे छोड़कर खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर दिया। तो सवाल यह है कि सिर्फ 30 साल में अमेरिका ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर से ज्यादा अमीर कैसे बना? अमेरिका ने ऐसी कौन सी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज वो 67 कंट्रीज को अकेले प्रोटेक्शन दे पा रहा है? और अगर भारत को भी एक सुपर पावर बनना हो तो भारत अमेरिका से क्या सीख सकता है? दोस्तों, ये YouTube चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका की सुपर पावर की सीक्रेट को जानने के लिए पहले आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी जाननी होगी। The German bombers swoop over Polish land. Polish cities and harbors are attacked. Even the capital of Warsaw itself is bombed. Germany and Italy declare war on the United States. It is the first and only time Hitler actually declares war on another nation. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1945 में। इस साल पूरे 6 सालों के युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और पूरे दुनिया के बड़े बड़े देशों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स ने 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ लिए थे। पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा जो कि 1914 से 1918 तक चला और फिर बस 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया जिसमें पूरे 6 साल में इनकी पूरी इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ब्रिटिश एम्पायर का कर्ज 1913 में 0.62 बिलियन पाउंड से लेकर 1920 तक 7.8 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया था, यानी लगभग 12 गुना कर्ज बढ़ चुका था। और इसके डेंजर को समझाने के लिए इकोनॉमिक्स एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी आपकी जीडीपी के हिसाब से आप
आपने कितना कर्ज लिया है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखो तो आपको ये समझेगा कि 1913 में ब्रिटिश एम्पायर इतना अमीर था कि उनकी जीडीपी का सिर्फ 25% इन्होंने कर्ज लिया था, लेकिन 1930 आते आते ये नंबर 130% तक बढ़ गया था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते 250% तक इनका डेट टू जीडीपी पहुंच गया। लेकिन अगर आप ये चार्ट देखो तो आपको एक अजीब चीज दिखेगी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर्स के टाइम जब सारे देशों की पर कैपिटा जीडीपी घटते जा रही थी, सिर्फ यूएस की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ते बढ़ते $10,000 पर कैपिटा तक पहुंच गई। और वॉर खत्म होते होते एक तरफ जहां ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स तबाह हो गए, अमेरिका ने इतने पैसे कमाए कि 1940s तक अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 70% सोना जमा हो गया। The manufacture of automobiles is America's greatest single industry. The factories are humming with a record output of machines. Spurred by the war's demands, American industry and ingenuity rose to meet the challenge. तो सवाल ये है, जब सारे देश अपना सारा पैसा वॉर में लुटा रहे थे, तो सिर्फ अमेरिका ने पैसे कैसे कमाए? दोस्तों, इसका जवाब आता है अमेरिका की वॉर मर्चेंट स्ट्रैटेजी में। यानी जब सारे देश वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, अमेरिका ने इन सारे देशों को अपना व्हीट, राइस, कॉटन और वेपन सप्लाई किया। और यही कर कर अमेरिका के एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ गए कि जहां 1913 में ये एक्सपोर्ट्स $2.4 बिलियन के थे, 1917 आते आते ये एक्सपोर्ट्स बढ़कर $6.2 बिलियन तक पहुंच गए। और जब तक पर्ल हार्बर नहीं हुआ तब तक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये थी दोस्तों अमेरिका की वॉर मर्चेंट स्ट्रैटेजी। तो अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सिर्फ इसलिए एक सुपर पावर है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका आज एक सुपर पावर अपने पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम्स की वजह से। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका आज एक सुपर पावर बन चुका है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी देश की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो आपको सिर्फ 3 सवालों के जवाब पता करने हैं। और अगर आपको इंडिया के बारे में जानना हो तो इंडिया के लिए इन 3 सवालों का जवाब पता कर लो और आपको पता लग जाएगा कि इंडिया आज की वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना पावरफुल है। पहला सवाल आता है डिपेंडेंसी का, यानी दूसरे देश आप पर कितने डिपेंडेंट हैं अपने रिसोर्सेज के लिए। दूसरा सवाल है सेल्फ रिलायंस का, यानी आप दूसरे देशों पर कितने कम डिपेंडेंट हो अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज के लिए। और तीसरा सवाल है वॉर अलायंस का, यानी कल अगर वॉर हो जाए तो कौन से और कितने देश आपके साथ खड़े होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, विच इज डिपेंडेंसी। दोस्तों, पहले तो यूएस और रशिया दोनों ने भी अपना पैसा मिलिट्री में इतना एग्रेसिवली लगाया कि आज दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन सिर्फ यूएस और रशिया के पास है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि आज जहां चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, फ्रांस के पास 290 वॉरहेड्स हैं, लेकिन यूएस और रशिया के पास 5044 और 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो अगर आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना है तो आपको ये पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे वो 15 और 21 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। और जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटे थे तो इनको देख के पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आज यूएस और रशिया के पास इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स इनके सामने पटाखे लगते हैं। आपको यकीन नहीं होता ना? ये देखो, इस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है कासल ब्रावो, जो कि यूएस आर्मी के पास है। और ये बॉम्ब 15 मेगा टन का है, यानी हिरोशिमा की बॉम्ब से 1000 गुना बड़ा है। और रशिया के पास इससे भी बड़ा बॉम्ब है। रशिया के पास है सार बॉम्ब, जो है 50 मेगा टन का, यानी कासल ब्रावो से भी 3 गुना बड़ा बॉम्ब। और ये बॉम्ब इतना खतरनाक है कि सार बॉम्ब अकेले ही पूरे दिल्ली को एक झटके में तबाह कर सकता है। इतना पावरफुल है रशिया और अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल। और इसी न्यूक्लियर और मिलिट्री सुपर पावर का अमेरिका ने इतने स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि 80 देशों में 750 मिलिट्री फैसिलिटीज बनाए। और पूरे इतिहास में आज तक कोई भी देश इतने विस्तार में अपनी फौज को डिप्लॉय नहीं कर पाया है। और बहुत ही चतुराई से अमेरिका ने इसको एक 3 पार्ट नेटवर्क बनाया। इसका पहला पार्ट है प्रोटेक्शन। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोटेक्शन के नाम पर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपने आर्मी बेसिस एस्टैब्लिश कर दिए। जैसे जर्मनी, जापान और इटली को प्रोटेक्शन देने के बहाने यूएस ने जर्मनी के जरिए यूरोप में, जापान के जरिए एशिया में और इटली के जरिए मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल जमाया। इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान और ताइवान को भी
प्रोटेक्शन देने के बहाने रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस से इनको दूर रखा। इसके बाद आता है इनका दूसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैनेवरिंग। यानी अमेरिका जिन देशों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता, उन देशों में अमेरिका अपने पसंद के लीडर्स को पावर दिलाता है, जो कि अमेरिका की हर बात मानते हैं। और अगर कोई अमेरिका के खिलाफ जाता है तो उस लीडर को अमेरिका बर्बाद कर देता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईरान। दोस्तों 1953 में ईरान के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक ने ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ईरान से निकालने का फैसला किया और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि उस दिन के बाद ईरान का तेल ईरानियन गवर्नमेंट खुद वर्ल्ड मार्केट में बेचेगा। इससे अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को बहुत भारी नुकसान होने वाला था। तो आपको पता है अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने सीक्रेट सर्विसेज को यूज करके ईरानियन मिलिट्री, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स को रिश्वत दिया और मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि मोहम्मद मोसादेक ईरान को बर्बाद कर देंगे। इसके साथ साथ CIA ने झूठी खबरें चलाई, राइट्स करवाए और कुछ दिनों बाद उन्होंने मोहम्मद मोसादेक को हटाकर एक ऐसे लीडर को अपॉइंट किया जो अमेरिका को जो मर्जी वो करने की इजाजत दे। इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। और अमेरिका का तीसरा और सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शन। दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि इस पूरे दुनिया के ट्रेड रूट्स में ना 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर किसी भी देश ने कंट्रोल कर लिया तो वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं और इनको कंट्रोल करने से कोई देश एक सुपर पावर कैसे बन सकता है? दोस्तों इन्हें कहा जाता है चोक पॉइंट्स। जैसे अगर आपको यूरोप से इंडिया कुछ शिप करना हो तो इंडिया पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते हैं। एक तो ये सुएज कैनाल वाला रास्ता है जहां से आप इंडिया 12 दिन और 9000 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंच सकते हो। और इसी रास्ते से इंडिया का $105 बिलियन का ट्रेड और 65% ऑयल सप्लाई आता है। लेकिन अगर यहाँ पर इजिप्ट ने सुएज कैनाल को बंद कर दिया तो इंडियन शिप्स को नीचे से पूरा अफ्रीका घूम के फिर मुंबई पहुंचना होगा। लेकिन इस रास्ते में शिप्स को 24 दिन और 21,000 किलोमीटर लग जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा? ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और शिपिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए सुएज कैनाल को एक चोक पॉइंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा पैसेज जिसको बंद करने पर एक देश या कॉन्टिनेंट का ट्रेड चोक हो सकता है। और इसी तरह पूरी दुनिया में 6 और चोक पॉइंट्स हैं। पहला चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है और पूरे दुनिया का 30% ऑयल यहीं से गुजरता है। फिर आता है बाबिल मंडेब, ये स्ट्रेट यमन में है और रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन से जोड़ता है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनके लिए ये स्ट्रेट बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद अफ्रीका के पास है मोज़म्बिक चैनल, जो मैडागास्कर और मोज़म्बिक के बीच में है और इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। फिर आता है केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका के सदर्न टिप पर लोकेटेड है और अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ता है। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जो मले पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में है। इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और इसे इसलिए इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि दुनिया का 30% ट्रेड और 25% ऑयल सप्लाई बस यहीं से पास होता है। और इसके बाद आते हैं सुंदा स्ट्रेट और लॉम्बोक स्ट्रेट। इसी तरह पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 7 चोक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर किसी भी देश ने कब्जा कर लिया तो वो पूरे दुनिया के ट्रेड और ऑयल सप्लाई को चोक कर सकता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के लोकेशंस को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अमेरिकन बेसिस ने इन सभी चोक पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल बना रखा है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूएस ने बहरीन में अपने मिलिट्री बेसिस को एस्टैब्लिश किया है। स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब और सुएज कैनाल के लिए यूएस का एक बेस जिबूटी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इजराइल भी है जिनका अमेरिका के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसके साथ अमेरिका के बेसिस ग्रीस और टर्की में भी है। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंदा स्ट्रेट और लॉम्बोक स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यूएस ने सिंगापुर के साथ एक टाई अप किया है, जिसकी वजह से यूएस शिप्स सिंगापुर के चंगी बेस में रिपेयर और रीसप्लाई के लिए रुक सकती हैं। एंड लास्टली यूएस का डियागो गार्सिया में भी एक बेस है जो कि मोज़म्बिक चैनल के पास है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकेशंस पर अपनी आर्मी, इन्फ्लुएंस और अलायंस बना रखी है और इसी वजह से यूएस कभी भी किसी भी देश के ऑयल और ट्रेड सप्लाई को चोक कर सकता है। इसी वजह से आज
यूएस पूरी दुनिया के 67 कंट्रीज को सिक्योरिटी दे पा रहा है। ये थी दोस्तों अमेरिका की पहली स्ट्रैटेजी, जिसमें पूरी दुनिया अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है अलायंसेस ऑफ वॉर, यानी कल अगर वॉर हो जाए तो यूएस की मदद करने के लिए कौन से देश आएंगे। दोस्तों इसको यूएस के केस में समझना बहुत आसान है, तो आपको सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने हैं, यूएन, नेटो, ANZUS एंड 5 Eyes। बस यूएस के यही 4 अलायंसेस हैं जिनकी वजह से यूएस आज एक सुपर पावर है। इसका मतलब क्या है? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूएस और यूरोप के 32 देश शामिल हैं। इसका मोटो है एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, यानी अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो बाकी सब मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे। और बाय द वे इसी अलायंस में यूक्रेन जुड़ने वाला था, जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में जुड़ जाता तो अमेरिका अपने वेपन्स को रशिया की बॉर्डर पर ले आता। उसी तरह ANZUS एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। उसी तरह यूएस ने एक और अलायंस बनाया है जिसका नाम है 5 Eyes। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ शामिल हैं। तो ये कंट्रीज अपने इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। और जैसा कि हमने पहले देखा, यूएस ने जर्मनी, जापान और इटली में वर्ल्ड वॉर 2 के बहाने अपने अलायंसेस बना लिए। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यूएस ने हर कॉन्टिनेंट में, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, सारे कॉन्टिनेंट्स में अपनी पकड़ इस तरह से बना रखी है कि कल अगर कोई यूएस पर हमला करता है तो 30 से ज्यादा देश एक साथ उसे हराने में जुड़ जाएंगे। ये है दोस्तों यूएस की दूसरी ताकत, जो है वॉर अलायंसेस। तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास कोई भी वीकनेस नहीं है, क्योंकि इनके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और इनके पास इतने सारे अलायंसेस हैं जो कि एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं। तो क्या यूएस का कोई वीकनेस नहीं है? वेल, यहीं पर आती है दोस्तों अमेरिका की सेल्फ रिलायंस वीकनेस। दोस्तों अमेरिका के पास चाहे जितना पैसा हो, उनके पास आज भी 3 बड़े वीकनेसेस हैं। इनका पहला वीकनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके कंपोनेंट ज्यादातर आज भी पूरी दुनिया में चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। और ताइवान तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। तो अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है या ताइवान अपने प्राइसेस को बढ़ा देता है तो अमेरिकन मार्केट्स को बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए अमेरिका आज भी चाइना के खिलाफ ताइवान को प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस रखता है। इनका दूसरा वीकनेस है मेडिसिन्स। दोस्तों अमेरिका अपनी ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन्स इंडिया और चाइना से इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका के रिश्ते अगर इंडिया से या चाइना से खराब हो जाते हैं तो अमेरिकन मेडिसिन्स कॉस्टली हो जाएंगे। और इसी तरह चाइना ने पूरी दुनिया का लिथियम सप्लाई और सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली बना रखा है। तो अगर चाइना ने इनमें से किसी के भी प्राइसेस बढ़ा दिए तो अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये है दोस्तों अमेरिका के वीकनेसेस। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ताइवान पर अमेरिका का प्रोटेक्शन इन्फ्लुएंस है और इंडिया में अमेरिका का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हमारी पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अमेरिकन क्लाइंट्स के दम पर बनी है। तो इंडिया और ताइवान कभी भी अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं करेंगे। तो बचता कौन है? सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को अपने ट्रेड की वजह से चोक कर सकता है। और इसी तरह रशिया अमेरिका को अपने न्यूक्लियर पावर से रोक सकता है। तो अपना जो थर्ड पॉइंट है, जो कि है सेल्फ रिलायंस, इसमें चाइना के अलावा अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसीलिए दोस्तों चाइना और रशिया को भी आज दुनिया में एक सुपर पावर का दर्जा दिया जाता है। ये थी दोस्तों अमेरिका की सुपर पावर की कहानी, जहां हमने ये देखा कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर्स का फायदा उठाते हुए, दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स बनाते हुए, सारे बड़े बड़े देशों को लोन्स देते हुए और ताकतवर देशों के साथ सिक्योरिटी अलायंस बनाकर अमेरिका आज एक सुपर पावर बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि इंडिया को भी अगर एक सुपर पावर बनना हो तो हम अमेरिका से क्या सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, दोस्तों जब भी कोई वॉर होता है, इंडिया ने वॉर में उलझने के बजाय हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय जब पूरी दुनिया इंडिया को रशिया के खिलाफ जाने बोल रही थी, इंडिया ने रशिया से सस्ते में ऑयल लेकर हमारी महंगाई को बढ़ने से रोका। इसकी वजह से ये कहा जाता है कि इंडियन ट्रेडर्स ने कुछ $10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए बचाए। लेसन नंबर 2, दोस्तों हमें हर बार ये सोचना चाहिए कि हम ग्लोबल इकोनॉमी को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे पूरी दुनिया
हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। क्योंकि सोच के देखो, ताइवान जैसी एक छोटी सी कंट्री आज अमेरिका को अपने प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ इसलिए बुला पा रही है क्योंकि ताइवान से बेहतर सेमीकंडक्टर चिप्स पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह इंडिया ने मेडिसिन या चिप्स या मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक सेक्टर को इस तरीके से पकड़ना होगा जिससे पूरी दुनिया के लिए इंडिया एक इररिप्लेसेबल पार्टनर बन जाए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें अमेरिका से ये सीखना होगा कि आत्मनिर्भर बनना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्लोबलाइजेशन को भूल जाएं। बस इतना है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में अगर हमने हमारे सबसे अहम जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश पर निर्भर हो गए तो कल वो देश अपनी डिपेंडेंसी का गलत फायदा उठा सकता है। जैसे आज भी इंडिया सोलर सेल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, तो वो जब मर्जी चाहे अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं और इंडियन ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमेशा याद रखिए, ग्लोबलाइजेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन हमें कई सारे अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन हमें रिस्क में भी डालता है। इसीलिए हमें इसका फायदा उठाते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। That's all from my side today guys। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।